हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम हमारे अध्याय 3 जल संसाधन के प्रारंभिक परिचय की चर्चा कर चुके थे। हमने देखा था कि जल एक अति आवश्यक संसाधन है जिस पर संपूर्ण जीव जगत निर्भर है, लेकिन आज जल संकटग्रस्त की श्रेणी में आ चुका है। जल की लगातार कमी आ रही है। वैसे देखा जाए तो एक तरफ हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा में कहीं कोई कमी नहीं, जल के विशाल भंडार मौजूद हैं, लेकिन समस्या यह है पीने योग्य जो जल है, अलवणीय जो जल है, मीठा जो जल है वो अत्यंत कम है। सिर्फ 1% भूमिगत जल जिसका मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, और वही 1% भूमिगत जल लगातार कम होता जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई परियोजनाओं का निर्माण भी किया गया, जिन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजना नाम दिया गया। बहुउद्देशीय नदी परियोजना एक ऐसी नदी परियोजना जिसमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति ना करके अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, जिनको दूसरे रूप में बांध भी कह सकते हैं। प्राचीन समय में जब इनकी निर्माण किया जाता था या शुरुआत हुई थी, तो इनका एकमात्र उद्देश्य होता था सिंचाई का, वर्षा के जल को संग्रहित करना, नदियों के जल को संग्रहित करना और उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए करना। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे इन बांधों के जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में होने लगा। इसके तहत उद्योगों में जलापूर्ति, बिजली का निर्माण, मछली पालन, पर्यटन, मनोरंजन, ऐसे तमाम उद्देश्य थे या हैं जिनको इनके माध्यम से पूरा किया जा रहा है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना एक ऐसी नदी परियोजना जिससे किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति ना होकर अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन योजनाओं को, इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा। बेहद महत्वपूर्ण है, पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुका था। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहकर पुकारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा। उन्हें पता था, उन्होंने भविष्य की स्थितियों को भांपते हुए ये बातें कहीं, क्योंकि आने वाला समय अत्यंत विकट समय होगा जब जल की कमी होगी। ऐसा कहा भी जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जल के कारण ही होगा। हालांकि छोटे क्षेत्रों में, छोटे स्तर पर ऐसा जल युद्ध हम आए दिन देखते रहते हैं। सुबह के समय जब सरकारी नलों पर महिलाएं पुरुष जब पानी भरने जाते हैं, तो कई बार ऐसे झगड़े देखने को मिल जाते हैं। महिलाएं पुरुष सिर्फ इस बात पर लड़ झगड़ते हैं कि उन्हें जल की प्राप्ति पहले चाहिए। अर्थात कहने का आशय, जल एक अत्यंत मूल्यवान संसाधनों की श्रेणी में है जिसका संरक्षण करना जरूरी है। इन्हीं संरक्षण के तहत नदी परियोजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन यही नदी परियोजनाएं कई बार विरोध का कारण भी बनी। उन्हीं विरोध के कारणों में से आप अगर देखें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों का कारण बन गई। कुछ कारण आप देख सकते हैं, कुछ आंदोलन आप देख सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्हीं में से एक आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बन रहे
सरदार सरोवर बांध के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन की जो प्रणेता रही थी वो मेघा पाटेकर नामक पर्यावरणविद रही। अरुंधति राय का भी नाम इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इस आंदोलन को करने में जो नाम आता है वो आता है मेघा पाटेकर का। इन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे सरदार सरोवर बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाईं। जब यह बांध बन रहा था तो सरकार के द्वारा इस बांध के आसपास रह रहे क्षेत्रों के निवासियों को विस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया, और यह कहा कि आपको इस क्षेत्र से हटाकर किसी दूसरे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन लंबे समय के बीतने के पश्चात भी उन लोगों को सरकार के द्वारा ना तो मुआवजा प्रदान किया गया और ना ही उनके लिए आवास की व्यवस्था की गई। इन लोगों का कहना था कि आखिर हम ही क्यों, ये कुर्बानी, ये बलिदान आखिर हम ही क्यों दें? बांध अगर बना तो हमें क्या मिलेगा? और ये बात सही भी है। किसी भी नई परियोजना, किसी भी नए कानूनों से समाज के निम्न वर्ग, गरीब वर्गों को फायदा कम मिलता है बजाय अमीर या धनी वर्ग को। कारण है निम्न वर्ग उन चीजों के प्रति सजग नहीं है, उसे जानकारी नहीं होती और उसका फायदा उठा ले जाता है अमीर वर्ग या धनी वर्ग। इन लोगों का यही कहना था कि अगर बांध बना तो उद्योगपतियों को बिजली प्राप्त होगी, क्योंकि बांधों से बिजली का निर्माण होता है। बांध बना तो किसानों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा। लेकिन हमें क्या मिला? हमें तो हमारी जमीन भी छीन ली, ना ही कोई मुआवजा दिया और ना ही आवास। लंबे समय तक संघर्ष करते हुए मेघा पाटेकर ने अपनी लड़ाई लड़ी। आज भी ये लड़ाई जारी है। गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरुआती दौर में इस बांध के निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में इसके निर्माण पर रोक हटा दी। उसके बाद फिर रोक लगी और फिर आंदोलन जारी रहा। कहने का आशय, गुजरात के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के विरोध में शुरू किया गया एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसी तरह से उत्तराखंड के अंतर्गत भी टिहरी बांध, यह भी एक प्रकार के आंदोलन का कारण बना और यहां के आंदोलन का भी यही उद्देश्य था कि जिन लोगों को यहां से हटाया गया है उन्हें पुनः आवास उपलब्ध कराए जाएं। आप देख सकते हैं सामने लिखे हुए एक पैराग्राफ को जरा समझें। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। जो मैंने कहा था ना, उन्हें विस्थापित कर दिया गया, अपनी जगह से उन्हें हटा दिया गया। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, जब सरकार ऐसी नई योजनाएं लेकर आती हैं तो एक बड़े समुदाय के सामने छोटे समुदाय को अपनी खुशियां, अपनी आजीविका, अपने संसाधन त्यागने पड़ते हैं। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इनका लाभ मिल किसको रहा है? बात यह आती है, शायद जमींदारों को, बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को। और यह सही है,
बिल्कुल सही बात कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, लाभ कोई और ले जाता है। यही कारण है कि ऐसी परियोजनाएं विरोध का कारण बनती हैं। तो दो प्रकार के आंदोलन, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा टिहरी बांध आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था गुजरात में और वहीं टिहरी आंदोलन उत्तराखंड के क्षेत्रों में। इसी के साथ एक और विवाद सामने आता है और वो विवाद है कृष्णा गोदावरी विवाद। ये दो नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी। ये भी एक विवाद का कारण बना था जब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना नामक क्षेत्र पर एक बांध का निर्माण किया गया। यह विवाद था आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के मध्य। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों का कहना था कि यदि यह बांध बनता है तो हमारे निचले क्षेत्रों में इन नदियों का जल नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही बांध के बनने से नदी अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है, जिससे हमारे क्षेत्रों के लोगों को जान और माल की हानि हो सकती है। तो यह एक बांध कृष्णा गोदावरी विवाद पर बन रहा, कृष्णा गोदावरी नदियों पर बन रहा कोयना बांध। कैसे, जरा समझिए। यह एक भारत के मैप की हम बात करें, इस तरह से आता है। यहां ऊपरी हिस्सा गुजरात का है, फिर यहां महाराष्ट्र आता है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। मैं नाम लिख दूंगा अभी। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये मध्यवर्ती जो है वो तेलंगाना है। लेकिन प्राचीन समय में तेलंगाना नहीं था, तेलंगाना का निर्माण तो अभी हुआ है, ये तेलंगाना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र एक ही था, यानी ये आंध्र प्रदेश। अब बात समझिए, महाराष्ट्र में इस नदी पर बांध बनाया गया। नदी का जल हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ ही प्रवाहित होता है। इस तरह से नदियां प्रवाहित हो रही थीं। जब बांध बना या बनता तो इस तरह से बनता। ऐसे में बांध के बनने से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं हो पाती। ये नदियां अपना रास्ता बदलती और रास्ता बदलने के कारण इन क्षेत्रों के यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर विपरीत असर पड़ता। तो आप देखिए, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में, कौन से राज्यों में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो इस तरह से कई विवाद हमारे सामने आते हैं। ये विवाद सिर्फ देश के दो राज्यों के मध्य ही नहीं होते, ये दो देशों के मध्य भी हैं। आज भारत बांग्लादेश के मध्य भी इसी तरह से नदियों के विवाद का कारण बना हुआ है। तिब्बत और भारत के मध्य भी, नेपाल और भारत के मध्य भी ऐसे ही नदियां विवाद का कारण बनी हुई हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं न सिर्फ एक तरफ लाभ प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी तरफ दो समाजों के मध्य संघर्ष का कारण भी बनती हैं। उसी तरह से जहां बहुउद्देशीय नदी परियोजना जल को संरक्षित करने का कार्य करती है, उसी तरह से कुछ और भी तरीके हैं
जो वर्षा के जल को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन उससे पहले सामने मैप देख सकते हैं, ये भारत के जल प्रवाह का क्षेत्र है। जितनी भी ये ब्लू लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सभी भारत की नदियां हैं जो विभिन्न राज्यों में और विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, एक पूरा जाल बनाती हैं। एक नदी तंत्र दूसरे नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है। आप यहां से देखे जाएं तो गंगा और यमुना नदी आगे चलती हैं, आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती हैं। नीचे से चंबल नदी मिलती है, कई अन्य नदियां नर्मदा है, कृष्णा है, ताप्ती है, गोदावरी है, ऐसी कई नदियां हैं जो हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल पहुंचा रही हैं और संसाधनों को बढ़ावा दे रही हैं, आजीविका को बढ़ावा देती हैं। लेकिन आगे अगर चलें हम तो अगला टॉपिक आता है आपका वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आज हम और आप बारिश का आनंद तो हर कोई लेता है, लेकिन उस वर्षा के जल को बचाने, संचय करने की कोई सोचता भी नहीं है। लाखों करोड़ों लीटर जल हर वर्षा में यूं ही बर्बाद हो जाता है, नालियों में, नालों में बहता हुआ पुनः नदियों के माध्यम से सागरों में पहुंच जाता है। अगर हम चाहें तो इस वर्षा के जल को संग्रहित करके हम ना सिर्फ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपितु भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो वर्षा के जल का संग्रहण करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में इस वर्षा जल संग्रहण की एक विशेष तकनीक अपनाई जाती है, जिसे नाम दिया जाता है टांका। यह आप देख सकते हैं, एक सामने चित्र दिखाया गया है, यह टांके का एक दृश्य है। टांका छत से पाइप के माध्यम से होता हुआ भूमिगत यह टैंक होता है। जब वर्षा होती है तो यह वर्षा का जल छत पर आता है और छत पर पाइप के माध्यम से होते हुए भूमिगत टैंक में समाहित हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यहां से पानी की निकासी कर ली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जहां वर्षा की अत्यंत कमी है, जल की अत्यंत कमी है, हालांकि वर्तमान में तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से पश्चिमी राजस्थान में भी हरियाली उत्पन्न हो रही है, लेकिन पहले जब इस नहर का विकास नहीं हुआ था, उस समय पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज भी यदि एक छवि आपके मन मस्तिष्क में बताई जाए कि दूर तक बिखरी हुई रेत, सर पर मटके रखे हुए 8-10 महिलाएं एक के पीछे एक चल रही हैं, आसपास वनस्पतियों का अभाव है, और पूछा जाए कि किस क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है, तो आप खुद ही बोल देंगे ये पश्चिमी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र का वर्णन है। यानी हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में ये छवि बैठ चुकी है। उसी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए अपनाई गई तकनीक वो थी टांका। इस टांके में होता क्या है कि एक मकान जिस पर से इस तरह से एक पाइप लगा हुआ है, और ये पाइप जमीन के अंदर जा रहा है, जहां ऑलरेडी टैंक बना हुआ है, टांका बनाया गया है। पहली वर्षा जब होती है तो पहली वर्षा का जल इसमें संग्रहित नहीं करते, क्योंकि पहली वर्षा के जल से छतों को साफ किया जाता है। इसके पश्चात जब वर्षा होती है तो पानी छत पर आता है, छत पर आते हुए पाइपों से होते हुए इस टैंक में समाहित हो जाएगा। तो वर्षा के जल को संग्रहित करने की बहुत बेहतर तकनीक, हालांकि देश की सरकार ने इस तकनीक को अनिवार्य किया है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत भी एक ऐसा ही कानून बना है
जिसमें प्रत्येक नए घरों, जो भी नवीन आवास बन रहे हैं या सरकारी जो आवास हैं, उनमें ऐसे ही टैंकों को बनाना जरूरी है। लेकिन सरकारी नियमों की ढील, प्रशासन की उदासीनता के कारण यह नियम धरातल पर उतरकर आज तक नहीं आ पाया। तो वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए एक बेहतर तकनीक टांका। उसी प्रकार से वर्षा के जल के साथ, इन टांके के साथ एक चीज और आती है, खादीन, जिसको खरीन भी कहा जाता है, और दूसरा आता है जोहर। यह भी वर्षा के जल को संरक्षित करने के दो तरीके हैं। जोहर एक खुला क्षेत्र, इस तरह से एक खुला क्षेत्र, गर्तनुमा क्षेत्र, गड्ढे नुमा क्षेत्र, जहां पर बनी होती हैं चारों तरफ छोटी छोटी नालियां। जैसे ही वर्षा होती है, आसपास का जल इन नालियों में से बहता हुआ इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो जोहर वर्षा के जल को संरक्षित करने का एक साधन। उसी तरह से खरीन भी एक इसी तरह का साधन है। यह पहाड़ी क्षेत्रों पर या ढाल वाले क्षेत्रों पर होता है। जहां ढाल वाले क्षेत्रों में वर्षा का जल शीघ्र अतिशीघ्र बहता हुआ नीचे आ जाता है, इन क्षेत्रों में खरीन का निर्माण किया जाता है, दीवारें बनाई जाती हैं और वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं। तो वर्षा के जल को संरक्षित करने के यहां हमने कुछ माध्यम देखे। कोई खास चीजें नहीं है ऐसी समझाने की। आप आगे आइए और एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझें। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ड्रिप का मतलब होता है बूंद। बांस आप जानते ही हैं, यानी बांसों के माध्यम से बूंद बूंद करके जो सिंचाई की जाती है उसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। शॉर्टली बता देता हूं, बाकी का मैटर तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वर्णन जो है इसका, लेकिन शॉर्टली होता कैसे वो समझ लीजिए। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली विशेषकर मेघालय जैसे क्षेत्रों में होती है। यहां पर लंबे लंबे बांस होते हैं, जिनको एक बांस को दूसरे बांस से आपस में जोड़ दिया जाता है और एक मुख्य बांस को किसी नदी या झरने या जल का जो स्रोत है उसके नीचे लगा दिया जाता है। इन बांसों में जगह जगह छिद्र कर दिए जाते हैं, जहां जहां पर भी फसलें उगी हुई हैं। मुख्य बांस से जल बहता हुआ आगे बढ़ता है और इन छिद्रों के माध्यम से होता हुआ जो नीचे वनस्पति उगी हुई है, यानी जो फसलें उगी हुई हैं, उन पर बूंद बूंद करके ये जल गिरता है। जल की बेवजह बर्बादी नहीं होती। इसके माध्यम से जल को जहां ले जाना चाहे वहां पर ले जाया जा सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी और नीचाई वाले क्षेत्रों में भी इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है और प्रत्येक पौधे को उतना ही जल मिलता है जितनी की उसे आवश्यकता होती है। तो जल का संचय और जल को सुरक्षित करने के लिए मेघालय जैसे राज्यों में अपनाई गई तकनीक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अब सवाल एक ये और है कि मेघालय, मेघ प्लस आलय, बादलों का घर, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, आखिर उस राज्य में एक एक बूंद जल का संचय क्यों किया जाता है? यह बड़े सोचनीय बिंदु है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी राज्य में होती है और उसके बावजूद भी यहां पर एक एक बूंद जल का संचय होता है। कारण है मेघालय राज्य का जो धरातल है वो पथरीला है। वर्षा का जल जैसे ही आता है, यानी वर्षा जैसे ही होती है, यह जल शीघ्र अतिशीघ्र बहता हुआ समुद्र में वापस मिल जाता है। यानी जल भूमिगत नहीं हो पाता, जल अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसका अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए जल की वहां पर कमी बनी रहती है। और इसी कमी को दूर करने के लिए इस राज्य के द्वारा अपनाई गई तकनीक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो यहां हमारे जल संसाधन से संबंधित मैटर समाप्त होता है।
अगली क्लास में एक नए लेसन से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।